बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। गो के ये टॉपिक अगर लेंथ वाइज देखा जाए तो काफी सारे डिस्कशन इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन ये टॉपिक बहुत जबरदस्त होने वाला है। इस टॉपिक का ताल्लुक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस के साथ है। और हमने इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अगर पढ़ ली है तो किस तरह की पढ़ी है, और अगर वेरिएंस एनालिसिस कर लिया है तो फिर ये वाला टॉपिक मुकम्मल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टॉपिक को करने के लिहाज से, आज के टॉपिक को करने के लिहाज से हमारे पास जो प्रेक्विजिट नॉलेज है वो हमारे पास वेरिएंस कैलकुलेट करना आना चाहिए। हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को डिफाइन किया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड्स की टाइप्स को डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने वेरिएंस को डिस्कस किया, और वेरिएंस के बाद वेरिएंस के टाइप्स को डिस्कस किया। और आपको याद होगा कि मैंने आपके साथ जब वेरिएंस कैलकुलेट करना आपको सिखाया तो उसमें मैंने डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस की बात की, मैंने डायरेक्ट लेबर की वेरिएंसेस की बात की। इसी तरीके से वेरिएबल एफओएच और फिक्स एफओएच वेरिएंसेस को हमने कैलकुलेट करना सीखा। और हमने ये देखा कि आखिर में हमने सेल्स वेरिएंसेस को कैलकुलेट करना सीखा। हम ये देखना चाहते हैं, आज के टॉपिक के लिहाज से हम ये देखना चाहते हैं कि आया हमने जो वेरिएंसेस कैलकुलेट किए हैं वो आया वो सही भी कैलकुलेट किए हैं या गलत कैलकुलेट किए हैं। आया हमारी जो इनकम स्टेटमेंट और जितनी भी हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके अंदर उनको जब हमने इनकॉर्पोरेट किया तो क्या आया वो गलत थे या सही थे। तो ये बात याद रख लें कि जब कभी भी वेरिएंसेस की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाई जाती है उस स्टेटमेंट को कहते हैं ऑपरेटिंग स्टेटमेंट। और आज के दिन के टॉपिक का हमारा जो टॉपिक है वो भी यही है कि हम ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। ऑपरेटिंग स्टेटमेंट को हम रिकॉन्सिलिएशन ऑफ प्रॉफिट स्टेटमेंट भी कहते हैं। एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि इनकॉर्पोरेट करती है बजटेड प्रॉफिट को, और बजटेड प्रॉफिट के अंदर उसके जितने भी वेरिएंसेस हैं, चाहे वो एडवर्स वेरिएंसेस हैं चाहे वो फेवरेबल वेरिएंसेस हैं, जितने भी वेरिएंसेस हैं, जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, मटेरियल के वेरिएंस हैं, लेबर एफओएच, और एफओएच के अंदर भी वेरिएबल एफओएच, फिक्स एफओएच, और सेल्स की वेरिएंसेस, जितने भी वेरिएंसेस हैं, अगर हम इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं बजटेड प्रॉफिट के अंदर तो अल्टीमेटली जो हमारा जवाब आएगा वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आएगा। और यही एक्चुअल प्रॉफिट जो है, इसको अगर हम टैली करेंगे एक्चुअल इनकम स्टेटमेंट के साथ, अगर ये दोनों आंसर टैली हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने इसके बैकएंड पे जो हमने वेरिएंसेस कैलकुलेट किए हैं वो बिल्कुल सही वेरिएंसेस कैलकुलेट किए हैं। तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि रिकंसाइल करेगी, ये टैली करेगी, ये रिकंसिलिएशन करेगी कि हमने ये वेरिएंसेस सही कैलकुलेट किए। तो चलें स्टार्ट लेते हैं। ऑपरेटिंग स्टेटमेंट जो है इसकी दो मेथड है। एक है ऑपरेटिंग स्टेटमेंट हम बनाते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड के जरिए, और एक हम ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनाते हैं हम मार्जिनल कॉस्टिंग के जरिए। ठीक है। तो इन दोनों को जब हम बनाएंगे तो इनका जो मेथड है, जो दोनों का फॉर्मेट है वो दोनों का डिफरेंट है। हम पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के जरिए हल करना सीख लेते हैं, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सॉरी वेरिएबल कॉस्टिंग के जरिए इसको कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। इस तरह हमारा ये टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा। इस टॉपिक के लिहाज से जो इलिस्ट्रेशन है या जो सवाल है वो है इलिस्ट्रेशन नंबर 10। ये आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, और इसमें लिखा हुआ है कि इलिस्ट्रेशन नंबर 10 है, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट है। अब मैं आपको इसका स्केच दिखा देता हूँ। ये सवाल है, और ये सवाल जो है ना, इस सवाल के अंदर जो डाटा दिया हुआ है वो दो किस्म का डाटा दिया हुआ है। एक आपको स्टैंडर्ड डाटा दिया हुआ है और दूसरा आपको एक्चुअल डाटा दिया हुआ है। ठीक है। स्टैंडर्ड डाटे को हमने इनकॉर्पोरेट करते हुए हमने वेरिएंसेस को साथ ही इसमें इंडल्ज करना है, और उसके बाद इसको जो है वो हमने सोल्यूशन की तरफ लेकर जाना है। ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले शेयर कर देता हूँ कि जो ऑपरेटिंग स्टेटमेंट है और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड के जरिए जो स्टेटमेंट बनेगी उसका स्केच क्या होगा। तो सबसे पहले देख लें कि यहाँ पर लिखा हुआ है बजटेड प्रॉफिट। ठीक है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है सेल्स वेरिएंसेस, फिर लिखा हुआ है सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, उसके बाद लिखा हुआ है एक्चुअल सेल्स लेस स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है। इसी तरीके से मटेरियल प्राइस वेरिएंस है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस है, लेबर रेट वेरिएंस है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस है, और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस है, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस है, और फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस है। ठीक है। अब ये देखें जरा, ये जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं इनके कोई ना कोई जो है ना वेरिएंसेस के अल्टीमेटली कोई ना कोई रिजल्ट्स होंगे। या तो ये वेरिएंसेस फेवरेबल होंगे या अनफेवरेबल होंगे। ठीक है। फेवरेबल होंगे
तो इन सारे वेरिएंसेस को बजटेड प्रॉफिट में जमा कर देना है, और अगर अनफेवरेबल होंगे, एडवर्स होंगे, तो इनको हम माइनस कर देंगे। और जैसे ही ये सारा कुछ हम करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो एक्चुअल प्रॉफिट होगा। और इस एक्चुअल प्रॉफिट को हमने टैली करना है एक्चुअल इनकम स्टेटमेंट के साथ। ये तो हम ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बना रहे हैं ना, इस ऑपरेटिंग स्टेटमेंट के आंसर को हम एक्चुअल इनकम स्टेटमेंट के आंसर के साथ चेक करेंगे। अगर दोनों टैली हो जाती हैं तो इसका मतलब ये कि हमने ऑपरेटिंग स्टेटमेंट भी सही बनाई है, हमने वेरिएंसेस भी सही कैलकुलेट किए हैं, और हमारी सारी की सारी जो बजट बनाया था, हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे, वो सारे के सारे जो है वो बिल्कुल सही हिट हुए हैं और सही जो है ना वो कैलकुलेट हुए हैं। उनमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, किसी किस्म की कोई गलती नहीं है। और अगर एक्चुअल प्रॉफिट का आंसर एक्चुअल इनकम स्टेटमेंट के आंसर से टैली नहीं करता, तो फिर ये हमें सोचना पड़ेगा कि हमने कहीं पे कोई वेरिएंसेस तो सही कैलकुलेट नहीं किए, कहीं पे कोई गलती तो नहीं की, या हमने जो है वो जब हमने स्टैंडर्ड सेट किया था तो कहीं पे वहां पे तो गलती नहीं थी या फिर हमने जो एक्चुअली तौर पर जो चीज परफॉर्म की, एक्चुअली तौर पर जो सेल्स की, हमने कॉस्ट इनकर की, हमने एफ एच इनकर किए, ये यहाँ पर तो कोई गलती नहीं है। तो इस चीज को देखने के लिए हम ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनाएंगे। तो ये स्केच मैंने आपके सामने रखा हुआ है, इस स्केच के जरिए ही मैं आपको जो है ना वो ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनाना सिखा देता हूँ। सबसे पहले तो हमें चाहिए है बजटेड प्रॉफिट, और बजटेड प्रॉफिट का जो फार्मूला है वो क्या होगा, ये आप इसको नोट डाउन कर लें जी। बजटेड प्रॉफिट का फार्मूला होता है बजटेड सेल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई बजटेड प्रॉफिट। इस सेल मल्टीप्लाई बाई बजटेड प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, अब ये बजटेड सेल्स का मैंने लफ्ज यूज किया और बजटेड प्रॉफिट का लफ्ज यूज किया, ये कहाँ से हमें मिलेंगे? तो ये बात देख लें कि हमारे सवाल के अंदर, जो हम सवाल स्टार्ट ले रहे हैं उसके अंदर ये डाटा कहीं ना कहीं जो है मेंशन है। हमने क्या करना है, इसी डाटे के जरिए इस सवाल को हल करेंगे। तो देखें बजटेड सेल्स कहाँ से मिलेगी। मैं दोबारा आपको वापस डाटे की तरफ लेके जाता हूँ। देखें, हमारे पास सवाल लिखा हुआ है, टीजी मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूस जेड, इट्स स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस इज 55। स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो 55 है, और द प्रोडक्शन एंड सेल्स बजट फॉर द क्वार्टर 31 मार्च 2003 वाज 7500। वो कहता है कि जी आपकी जो बजटेड सेल्स है वो 7500 यूनिट्स है। चले जी, हमें जो चीज चाहिए थी उसमें सबसे पहली चीज हमें मिल गई है, 7500 यूनिट्स हैं, और ये 7500 यूनिट्स हमने जो है ना वो बजटेड सेल्स में पुट कर देने हैं। फिर हमें चाहिए बजटेड प्रॉफिट। तो बजटेड प्रॉफिट जो है ना मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा देता हूँ कि बजटेड प्रॉफिट क्या होता है। बजटेड प्रॉफिट, सबसे पहले तो ये देख लें कि आपकी बजटेड सेल प्राइस क्या है। मैं यहाँ पर लफ्ज बजटेड सेल प्राइस में बी एस पी लिख रहा हूँ, ठीक है। बजटेड सेल प्राइस वो कितनी है, यहाँ पर सवाल में दी हुई है $55, ठीक है। इसमें से हम माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। और वो क्या है, सबसे पहले तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल में मैं यहाँ पर लफ्ज शॉर्ट शॉर्ट यूज करूंगा ताकि आपको जो है वो जल्दी से समझा सकूं और आपका टाइम भी जाया ना हो। उसमें सबसे पहले है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल यहाँ पर देखें, आपने जितनी भी फिगर्स लेनी है सारी स्टैंडर्ड लेनी है, ठीक है। सारी स्टैंडर्ड लेनी है या बजटेड लेनी है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ। तो हमने जिस तरह बजटेड सेल प्राइस 55 ली है और ये स्टैंडर्ड ली है, ये जितना भी हाईलाइटेड जो है ना वो डाटा है ये सारे का सारा स्टैंडर्ड है। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल जो है ना वो कितना है, 1.2 केजी। एक यूनिट को बनाने के लिए 1.2 केजी यूज होगा, और एक केजी की कीमत कितनी है, $10। तो अगर मैं कहूँ आपको कि 1.2 को $10 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर कितना आता है, 12। इसका मतलब ये है कि अगर हमें एक यूनिट बनाना है तो एक यूनिट बनाने के लिहाज से हमें बजटेड कितनी कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, $12 इनकर करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि $12 जो है ना वो डायरेक्ट मटेरियल के लिहाज से क्या है, वेरिएबल अप्रोच है, सॉरी,
वेरिएबल एक्सपेंस है या वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल है। दूसरी चीज क्या है आपकी डायरेक्ट लेबर। ठीक है, डायरेक्ट लेबर भी यहाँ पर लिखी हुई है, देखें कि अगर 1 यूनिट बनाना है तो 4 घंटे लगेंगे, और 1 घंटे की वेजेस कितनी है 6, तो 6 को 4 से ज़रब देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, $24। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 यूनिट बनाना है तो आपको बजट जो है वो आपने बजट बनाया हुआ है कि कितनी हमें वेजेस अदा करनी पड़ेगी, ₹24 अदा करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि $24 को हम जो है ना वो वेरिएबल कॉस्ट में ले लेंगे। ठीक है, फिर लिखा हुआ है वेरिएबल एफ ओ एच, वेरिएबल एफ ओ एच। अब देखिए जरा, ये भी हाईलाइटेड एरिया में मेंशन किया हुआ है। वो कहता है कि वेरिएबल एफ ओ एच कितने हैं, स्टैंडर्ड वेरिएबल घंटे हैं 4, और 1 घंटे की कीमत कितनी है, ₹1। तो 4 को 1 से जरब देंगे तो आपकी वेरिएबल एफ ओ एच कितनी हो जाएंगे, 4 पे हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब इन सारों को जमा कर लेते हैं तो ये आंसर बनता है 12, 36, ये 40 बन गया। ठीक है, अब एक बात नोट करनी है, ₹55 सेल्स प्राइस है, ₹40 वेरिएबल कॉस्ट है, तो यहां पे लिखेंगे लव्स बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन। बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन वो कितना है, 15। ठीक हो गया। लेकिन इसमें से अगर हम बजटेड फिक्स कॉस्ट माइनस कर देते हैं, बजटेड फिक्स कॉस्ट माइनस कर देते हैं, मैं शॉर्ट शॉर्ट करके लिख रहा हूं, आप काइंडली इसको नोट कर लीजिए ताकि जो है ना वो बाद में प्रॉब्लम हो। लेकिन बजटेड फिक्स कॉस्ट जो है वो हमें सवाल में कहीं पर नहीं दी हुई, लेकिन हमें एक डाटा जो है ना वो दिया हुआ है। हमें बताया गया है कि आपके बजटेड फिक्स एफ एच कितने हैं, बजटेड फिक्स एफ एच, फिक्स एफ ओ एच वो है 75,000। ये कहाँ पे लिखे हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये लिखा हुआ है 75,000 पे फिक्स एफ एच। ठीक है, अच्छा, और जब कभी भी फिक्स एफ एच पर यूनिट चाहिए हो तो हम क्या करते हैं, बजटेड सेल में से उसको मारना है, डिवाइड कर देते हैं। और बजटेड सेल हमारी कितनी दी है, 7500 यूनिट्स दी हुई है। तो अगर हम ये कहें कि हम फिक्स एफ एच का ओ ए आर कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये मुजायका नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम फिक्स एफ एच का ओ ए आर कैलकुलेट कर रहे हैं, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट कर रहे हैं। और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का फार्मूला भी यही होता है कि आपके बजटेड एफ एच को डिवाइड करते हैं बजटेड नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के साथ। तो फिर जिस वक्त हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा ओ ए आर आ जाएगा, और हम उसी को अपना बजट प्रॉफिट कैलकुलेशन में शामिल करें। तो अब देखें इसका आंसर आता है 10 पर यूनिट। आप इसको डिवाइड करके देख लें, ये लिखा हुआ है 10 पर यूनिट। तो इसका मतलब 1 यूनिट का फिक्स एफ ₹10 है। अगर हम इस 15 में से फिक्स एफ माइनस कर देते हैं, 15 में से फिक्स एफ माइनस कर देते हैं, तो आपका बजटेड प्रॉफिट 1 यूनिट के ऊपर बजटेड प्रॉफिट कितना आ जाएगा, बजटेड प्रॉफिट कितना आ जाएगा, $5 आ जाएगा। तो ये बात पहले से नोट कर लें कि हमारे सवाल के अंदर जो हमें चाहिए था, हमें ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनाते हुए सबसे पहले जो चीज चाहिए थी वो बजटेड प्रॉफिट चाहिए था, और बजटेड प्रॉफिट भी हमें टोटल बजटेड प्रॉफिट चाहिए था, और उसका फार्मूला हमने क्या लेना था, बजटेड सेल्स मल्टीप्लाई बाई बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट। हम क्या करेंगे, बजटेड सेल हम 7500 यूनिट ले लेंगे, और बजटेड प्रॉफिट $5 ले लेंगे, और इस तरह हमारा जो है वो सवाल हल होने की तरफ चला जाएगा। तो अब देखें जरा, 7500 यूनिट मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये कितना हो गया, 37,000। अच्छा, फिर क्या लिखा हुआ है, सेल्स प्राइस वेरिएंस। सेल्स प्राइस वेरिएंस जो है वो हमने लेना है। अब देखें इस सवाल के अंदर जो है ना वो काफी सारे वेरिएंसेस में साथ साथ आपको वेरिएंसेस भी कैलकुलेट करना सिखा दूंगा, और साथ साथ जो है वो आपको ऑपरेटिंग स्टेटमेंट भी करवा दूंगा। तो एक किस्म का आपकी जो है ना वो इस टॉपिक को करने से आपके जो है ना वो वेरिएंसेस की जो है ना वो रिवीजन भी हो जाएगी, और आप नया टॉपिक भी सीख लेंगे। तो अब हम जाते हैं सेल्स प्राइस वेरिएंस की तरफ। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखता हूँ, सेल्स प्राइस वेरिएंस को मैं यहीं पे आपके सामने ही कैलकुलेट कर लेता हूँ, ताकि कैलकुलेशन करने के बाद मैं इसको डिलीट करूँ। तो देखें, सेल्स प्राइस वेरिएंस का फार्मूला होता है एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है,
मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल प्राइस, और उसमें से माइनस करते हैं हम एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है। अब हमारे सवाल के अंदर कहीं पर भी एक्चुअल प्राइस तो नहीं दी, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी दी हुई है, और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी दी हुई है? 7700 यूनिट्स दी हुई है। ठीक है। आप इसका जरा डाटा पढ़ेंगे, लिस्टेशन नंबर 10 का डाटा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको 7700 यूनिट्स जो है ना वो आपने बेचे हैं। और वो कितने की बेचे हैं, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, 4,24,270 में आपने एक्चुअल सेल की। ठीक है। लेकिन आपने एक्चुअल सेल जो की है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 7700 जरब स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है, $55 है। ठीक है। तो आप इसको जो है ना वो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। हम्म इसको आप मल्टीप्लाई करें। मैं यहाँ पर जो है मैंने इसकी गलती की हुई है, मैं जरा देख लूँ ताकि टाइम भी बच जाए और हमारा सवाल भी मुकम्मल हो जाए। हाँ, 7700 ज़रा 55, तो ये है 4,23,500। ठीक है। हमारी बजटेड सेल कितनी होनी चाहिए थी? 4,23,500 की होनी चाहिए थी। ठीक है। और हमने एक्चुअली तौर पर कितनी सेल की है? 4,24,000 रुपए की। तो ये बात याद रख लें कि जब कभी भी हम वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे होते हैं, और वेरिएंस अगर सेल्स वेरिएंस है, तो सेल्स वेरिएंस एक्चुअली तौर पर अगर हमने सेल ज्यादा की है और हमारा बजट कम था, तो इसका मतलब ये कि हमने एफिशिएंटली सेल की है, हमने ज्यादा सेल की है। ज्यादा सेल का मतलब क्या होता है कि वो जो डिफरेंस है, सेल्स का जो डिफरेंस है, उसको हम क्या कहेंगे? फेवरेबल वेरिएंस कहेंगे। क्या कहेंगे? फेवरेबल वेरिएंस कहेंगे। ज्यादा सेल का मतलब फेवरेबल वेरिएंस। क्यों फेवरेबल कहेंगे ये भी सुन लें। फेवरेबल इसलिए कहा क्योंकि इसकी वजह से हमारे प्रॉफिट में इजाफे का बाइस बनेगा। तो जिस भी वेरिएंस की वजह से हमारे प्रॉफिट में इजाफा होता है उस वेरिएंस को हम फेवरेबल कहेंगे, और जिस वेरिएंस की वजह से हमारे प्रॉफिट में कमी होती है उसको हम एडवर्स वेरिएंस कहेंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि वो वेरिएंस हमारे लिए नुकसानदेह है। तो चलें, सेल्स प्राइस वेरिएंस हमारा कितना है? 770। हम यहाँ पर 770 ले लेते हैं। क्योंकि ये फेवरेबल वेरिएंस है तो ये मैं क्या करूंगा, 37,500 जो ऊपर लिखा हुआ है उसमें ये जमा करूंगा। ठीक है। और अगर हम सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करें तो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करने का फार्मूला भी अलग है। मैं यहाँ पर इसको सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस को भी कैलकुलेट कर देता हूँ। इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम ये जो सवाल हल कर रहे हैं हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के जरिए हल कर रहे हैं। तो आपको याद होगा कि जब कभी भी हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के जरिए सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं तो उसका फार्मूला होता है एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी या स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है। मल्टीप्लाई बाई बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट। बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, ये बात जेन में रख लें कि हमारा जो बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट है वो क्या है? हमने अभी कैलकुलेट किया है, अभी थोड़ी देर पहले, वो है $5। तो हम क्या करेंगे कि एक्चुअल क्वांटिटी है 700 यूनिट, बजटेड क्वांटिटी है माइनस बजटेड क्वांटिटी है 7500 यूनिट। ठीक है। अब हम इन दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट से। या बजटेड प्रॉफिट से वो कितना है? $5 है। ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा कितना होता है? $1,000। अच्छा, अब हमने फैसला करना है कि ये वेरिएंस जो है ना वो फेवरेबल वेरिएंस है या एडवर्स वेरिएंस है। उसका बड़ा आसान सा तरीका है। आपको जो है ना वो किसी किस्म का रटा लगाने की जरूरत नहीं है, किसी किस्म की चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। आप देखें कि आपकी एक्चुअल सेल ज्यादा है, आपकी बजट सेल कम है, इसका मतलब ये है कि एक्चुअली तौर पर आपने ज्यादा सेल की है। ज्यादा सेल की है तो इसका मतलब आपने प्रॉफिट में इजाफे का बाइस बने होंगे। जब प्रॉफिट में इजाफे का बाइस बने हैं तो इसका मतलब वेरिएंस कौन सा होगा? फेवरेबल। तो ये बात नोट डाउन कर लें कि आपका वेरिएंस जो है वो क्या है? फेवरेबल है। यहाँ तक बताएं, यहाँ तक समझ आ रही है आपको? तो यहाँ पर मैं आपको जो है ना वो $1,000 जो है वो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस क्या करूंगा? जमा कर दूंगा। अब जरा देखें कि 37,500 जमा 770 जमा 1,000, तो हमारा जो यहाँ पर आंसर आएगा वो क्या होगा? ये हमारा आंसर आ जाएगा 39,270। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि 39,270 जो है इसका नाम क्या?
जिस तरह मैंने स्केच में मेंशन किया हुआ है, आप भी इसी स्केच के जरिए ही जो है ना वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इसका नाम लिखा हुआ है एक्चुअल सेल्स माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ सेल। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एक्चुअली तौर पर जो सेल की है उसमें से आप स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर दें, तो जो आंसर आता है उसको हम क्या कहेंगे, 39,270। और ये हमारा यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हमारा सवाल जो है ना वो बड़ा आसान सा हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता हम जो है ना एक एक करके वेरिएंसेस भी कैलकुलेट करते जाते हैं और साथ साथ जो है ना अपनी ऑपरेटिंग स्टेटमेंट को भी मुकम्मल करते जाते हैं। तो चलें, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लें या फिर आप रिकॉर्डिंग में इसको देख लीजिएगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ताकि मेरे पास कुछ जगह बच जाए। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट हमारा जो वेरिएंस है जो कि हमने एडजस्ट करना है, वो कौन सा वेरिएंस है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, ये देखें मटेरियल प्राइस वेरिएंस के मैंने लफ्ज लिख रहा हूं, एमपीवी, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। आपको याद होगा इसका फार्मूला क्या था, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल प्राइस। अच्छा, बाई चांस इस सवाल के अंदर हमें एक्चुअल प्राइस नहीं दी, लेकिन हमें ये बताया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर कि हमने एक्चुअली तौर पर कितने का माल खरीदा था। ये जो एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल प्राइस होता है, इसका मतलब यही होता है कि हमने एक्चुअली तौर पर कितने का माल खरीदा। तो सवाल के अंदर वो मेंशन किया हुआ है कि हमने कितने का माल खरीदा। वो मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ या कैलकुलेट करके सिखा देता हूँ ताकि आपको इसमें कोई परेशानी ना हो। देखें, हाँ, मटीरियल प्राइस वेरिएंस, हाँ। अच्छा, हमारे पास एक्चुअली तो पर हमने 99,470 436 का माल खरीदा है, 99,000। अच्छा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपने इसमें परेशान नहीं होना। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपने परेशान नहीं होना। आपने सिर्फ ये देखना है कि हमने एक्चुअली तौर पर कितने का माल खरीदा। तो ये है 99,436 का। हाँ, जब हम माइनस करेंगे ना, तो माइनस किस चीज को करेंगे, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड प्राइस। आपको फार्मूला भी याद होगा। मुझे उम्मीद है कि मैं जो है ना ये फार्मूला याद नहीं करवाऊंगा आपको। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जो है ना वो ऑपरेटिंग स्टेटमेंट करवा रहा हूँ। और ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में जो चीजें हमें वेरिएंस के तौर पर कैलकुलेट करनी है वो मैं जल्दी जल्दी करता जाऊंगा। ये नहीं है कि मैं आपको बैकएंड पे जाके जो है वो चीजों को फिर समझाना शुरू कर दूं। तो एक्चुअल क्वांटिटी हमारे सवाल के अंदर दी हुई है 8855 kg। हमने 8855 kg जो है ना वो खरीदा था। इसको हम एक्चुअल क्वांटिटी करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस। और स्टैंडर्ड प्राइस हमने सवाल में लिखी हुई है, वो है 10। तो वो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 88,550। 88,550, ठीक हो गया। तो ये यहाँ पर मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, 88,550। और फार्मूले के मुताबिक क्या हो रहा है, ये माइनस हो रहा है। अच्छा, माइनस करने के बाद हमारा आंसर आता है 886। आप भी माइनस कर लें, चेक कर लें, ताकि जो है ना वो कोई एम्बिग्यूटी न रहे। अब ये फैसला करना है कि ये फेवरेबल वेरिएंस है या अनफेवरेबल वेरिएंस है। ये बात याद रख लें कि ये जो हम डायरेक्ट मटेरियल का वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं, ये आपके लिए कॉस्ट की अलामत रखता है। और कॉस्ट अगर ज्यादा होगी तो अनफेवरेबल होगा, अगर कॉस्ट कम होगी तो फेवरेबल होगा। अब जरा देखें, आपने एक्चुअली तौर पर कितने पैसे अदा किए हैं, 89,436। लेकिन अदा करने कितने चाहिए थे, 88,550। आपको कम अदा करने चाहिए थे, आपने ज्यादा अदा कर दिए। ज्यादा अदा कर दिए तो इसका मतलब ये कि आपने कंपनी का खर्चे में इजाफा किया है, कंपनी के प्रॉफिट में खर्चे में इजाफा करने का मतलब है प्रॉफिट में कमी। तो इसका मतलब अगर प्रॉफिट में कमी की है तो फिर इस वेरिएंस को हम क्या कहेंगे, एडवर्स वेरिएंस कहेंगे। ठीक हो गया। तो आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या है, एडवर्स वेरिएंस है। साथ ही मैं आपके साथ जो है ना वो एक और कैलकुलेशन करता हूँ, और वो दूसरी कैलकुलेशन क्या है आपकी, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। पहले इसको नोट डाउन कर लें, मैं इसको रेज कर देता हूँ। ये है 886। देखें, अगर ये एडवर्स वेरिएंस है तो क्या करूंगा, आप मुझे बताएं।
एडवर्स वेरिएंस माइनस करूंगा। ठीक हो गया? ये देखिए, ये मैं माइनस कर रहा हूँ, मीन्स ब्रैकेट लगा रहा हूँ। चलिए, साथ साथ मैं इसको इरेज भी करता जाता हूँ और आपको यूनिट्स हल भी होता जाए। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, यू वी, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। अच्छा, मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है? आप भी नोट डाउन कर लें इसको, कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस क्या होगा, ये मैं इसको साथ साथ बता देता हूँ। देखिए, हमने टोटल कितनी प्रोडक्शन की है? हमने 1700 यूनिट बेचे हैं, तो जाहिर है 1700 ही पैदा किए होंगे। जब 1700 पैदा किए होंगे तो उसके ऊपर, उनके ऊपर कितनी क्वांटिटी यूज करनी चाहिए थी? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1700 यूनिट, और एक यूनिट के ऊपर कितने खर्च करने चाहिए थे? 1.2 kg। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.2 से, और फिर मल्टीप्लाई करूंगा 10 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस का आंसर कितना आ जाएगा? मेरे पास जगह कम है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके आ रहा हूँ। तो ये बनता है 92,400। ठीक है, 92,400। और अब इसमें से माइनस करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड प्राइस। ये फॉर्मूला है। ठीक हो गया? अब इसके मुताबिक हमारा क्या बनता है? एक्चुअल क्वांटिटी हमने कितनी परचेज की थी? 88, 55 परचेज की थी। ठीक है, और हमने स्टैंडर्ड प्राइस कितनी अदा करनी थी? 10 रुपए। 10 रुपए से जरब दे देते हैं, तो अब इसका आंसर कितना आ जाएगा? बल्कि मैं इसको यहाँ पर, इसको भी ब्रैकेट लगा देता हूँ, ताकि असल में हमें 92,400 चाहिए था, और यहाँ पर हमें क्या चाहिए है? 88,550। अब जरा चेक करें। स्टैंडर्ड कहता है कि आप 92,400 रुपये इस्तेमाल कर सकते थे। ठीक है, और आपने एक्चुअली तौर पर कितने इस्तेमाल किए? 88,550। इसका मतलब है कि आपने कम पैसे खर्च किए। कम पैसे खर्च किए हैं, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी को आपने पैसे बचा कर दिए हैं। कितने पैसे बचा कर दिए हैं? 3850। ठीक है, दोबारा नोट डाउन कर लें कि कंपनी की तरफ से आपको इजाजत थी कि आप 92,400 रुपये खर्च कर सकते थे। मतलब यूजेज वेरिएंस, यूज कर सकते थे, इतना मटेरियल खर्च कर सकते थे, लेकिन आपने मटेरियल खर्च किया 88,550 रुपए का। आपने कम मटेरियल खर्च किया। कम मटेरियल खर्च करने का मतलब है कि आपने कंपनी का खर्चा कम किया। खर्चा कम किया, इसका मतलब प्रॉफिट में इजाफे का बायस बना। प्रॉफिट में इजाफे का बायस बना, इसका मतलब क्या हुआ? ये वेरिएंस कौन सा है? फेवरेबल वेरिएंस है। तो अब जरा याद करें, फेवरेबल वेरिएंस को क्या करते होते हैं? प्लस करते होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 3850 लिख रहा हूं, और मैं इसको प्लस करूंगा। जब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो मैं इसको क्या करूंगा? प्लस करूंगा। यहां तक देख लें। यहां तक अगर आपको कोई इश्यू है तो मुझसे डिस्कस कर लें, मैं अवेलेबल हूँ। और फिर उसके बाद आगे चलते हैं, चलेंगे। मैं इसको साथ साथ इरेज भी करता जाता हूँ, मेरे पास जो है ना वो स्पेस कम है, ताकि आपको मैं ज्यादा से ज्यादा बता सकूं। अब हम देखते हैं लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस, यहां से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। लेबर रेट वेरिएंस, आपको फार्मूला इसका याद होगा, मैं जरा लिख देता हूं। एक्चुअल ऑर्स मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल रेट। अच्छा, मैं आसान सा फार्मूला यूज कर रहा हूं। अगर आपने कोई और फार्मूला यूज किए हुए हैं किसी और स्टाइल से, तो आप कर सकते हैं। माइनस एक्चुअल ऑर्स मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट जो है वो सवाल में दिया हुआ है, एक्चुअल ऑर्स भी सवाल में दिए हुए हैं। मैं इसको वर्किंग में लेके आके बताता हूँ कि हमने 31,750 घंटे काम किया। ठीक है, और 1 घंटे की वेजिस कितनी अदा की?
ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, लेकिन उसने ये बताया हुआ है कि हमने वेजेस अदा कितनी की हैं। तो एक्चुअली तौर पर हमने वेजेस अदा की हैं 1,92,577। ठीक है, हमारी एक्चुअल वेजेस कितनी हैं? 1,92,577। अच्छा, अब ये 1,92,577 को जो है ना वो 31,750 पे तकसीम करेंगे तो वो रेट भी दे देगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक्चुअल और अगेन यहाँ पर लेते हैं 31,750, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट के साथ। और स्टैंडर्ड रेट सवाल में दिया हुआ है 6 रुपए। ठीक है, तो 6 रुपए से जरूर दे देंगे तो आंसर आ जाएगा 1,99,420। ठीक है, अब ये वर्किंग जो है ना चेक कर लीजिएगा। मैंने इसको जो है ना वो, इस वक्त कैलकुलेटर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को जो है ना वो सॉल्व कर लिया था, बाई हैंड इसको सॉल्व कर लिया था। आप इसमें से अगर कोई छोटी मोटी अगर कोई कैलकुलेशन की गलती है तो मुझे बता दीजिए। ठीक है, अब इसको जब हमने माइनस किया 1,92,577 में से 1,99,420 रुपये माइनस किए, तो आंसर हमारा आ गया 3,157 रुपये आंसर। अब जरा इसकी फेवरेबिलिटी या अनफेवरेबिलिटी पे भी बात कर लेते हैं। देखें, एक्चुअली तौर पर हमने अदा किया 1,92,000, इसका मतलब ज्यादा अदा की। और अदा कितने करने चाहिए थे? 1,99,000 अदा करने थे, ज्यादा अदा की। ज्यादा अदा करने का मतलब क्या है? ये कौन सा वेरियंस है? ये एडवर्स वेरियंस है। तो अगर ये एडवर्स वेरियंस है तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 3,157 को हमने माइनस कर दिया। जी, ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। नेक्स्ट वेरिएंस कौन सा है? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, LEV। और इसकी कैलकुलेशन क्या होगी? एक्चुअल ऑर्स मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट। और वो हमने अभी लेबर रेट वेरिएंस में कैलकुलेट किया, वो बनता है 1,99,577, 1,99,420। ये कैसे कैलकुलेट किया है? सिंपली मैं बता देता हूँ। ये देखें, ये जो लिखा हुआ है ना, ये चीज मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। 31,750 घंटे काम किया, और 1 घंटे की वेजेस कितनी अदा करनी चाहिए? 6। तो आंसर आ जाएगा 1,99,420। अब इसमें से हम माइनस करेंगे स्टैंडर्ड और जरब स्टैंडर्ड रेट। अब देखें स्टैंडर्ड और क्या है। देखिए, हमने 7700 यूनिट बनाए हैं। ठीक है, और हमने कहा है कि एक यूनिट को मुकम्मल करने के लिए हमें 4 घंटे चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7700 यूनिट जरब 4, तो ये आ जाएंगे घंटे के। इतने घंटे हमने खर्च करने हैं। जरब 1 घंटे का रेट कितना है? 6 रुपये। 6 से जरब दे देंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका 1,84,800। 1,84,800 आंसर आ जाएगा आपका। डिफरेंस आ जाएगा 4,620। अब फिर फैसला करते हैं कि 4,620 क्या है, फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। तो ये बात जेन में रख लें कि एक्चुअल पोजीशन क्या है? 1,99,000, और स्टैंडर्ड पोजीशन क्या है? 1,84,000। इसका मतलब ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। ज्यादा पैसे खर्च किए हैं तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये भी माइनस हो जाएगा। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 4,620 रुपये, फिर माइनस करते हैं। यहां तक बताएं। मेरा ख्याल है आपको समझ आ रही होंगी चीजें। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये चीज। अब हम बात करते हैं वेरिएबल एफओएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस की। और वेरिएबल एफओएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फार्मूला बिल्कुल वही है जो कि हमने लेबर रेट वेरिएंस का कैलकुलेट किया था। बस सिंपली फर्क सिर्फ इतना होगा कि वहां पर लेबर का जो रेट है वो 6 रुपये है, लेकिन वेरिएबल एफओएच में रेट क्या होगा? 1 होगा। तो हम इसको जल्दी जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। फार्मूला वही है, बस
मैं आपको कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ। वेरिएबल FOH एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक्सपेंडिचर मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि जब आप एक दफा फिर रिकॉर्डिंग्स की सुनना चाहेंगे तो उस वक्त आपको समझ में आ जाएगा। वेरिएंस, एक्चुअल और ज़रब एक्चुअल रेट अच्छा, ये जो एक्चुअल और ज़रब एक्चुअल रेट है ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है तो इसकी अमाउंट कितनी दी हुई है, 30,750 रुपये सवाल में दी हुई। ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपली क्वेश्चन उठाएं, इलस्ट्रेशन नंबर 10 उसके अंदर ये मेंशन किया हुआ है, उसमें से माइनस कर देते हैं एक्चुअल और ज़रब स्टैंडर्ड रेट। और स्टैंडर्ड रेट आपको याद है कि वो कितना था, $1 स्टैंडर्ड रेट। अच्छा, एक्चुअल और आपके सवाल के अंदर जो मेंशनड हैं वो है 31,750 मल्टीप्लाई बाई 1, वो आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 31,750। ठीक हो गया, माइनस कर दें, माइनस करने से आंसर कितना आया, $820। बताएं फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, पैसे खर्च कम किए हैं और इजाजत ज्यादा पैसों की थी, हमने पैसे कम खर्च किए हैं, इसका मतलब क्या है, फेवरेबल। ठीक हो गया, तो ये हम क्या कर लेते हैं इसको फेवरेबल, और फेवरेबल क्या होता है, जमा होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेरिएबल FOH एक्सपेंडिचर वेरिएंस ₹820, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ तक है, आगे चलें, वेरिएबल FOH एफिशिएंसी वेरिएंस, यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, वेरिएबल FOH एफिशिएंसी वेरिएंस, और उसका फार्मूला क्या होगा, आपको याद है, एक्चुअल और ज़रब स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल और ज़रब स्टैंडर्ड रेट, और एक्चुअल और ज़रब स्टैंडर्ड रेट हमने अभी कैलकुलेट किया, ये देखें 31,750 ये कैलकुलेट, तो ये यहीं पे ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, बार बार जो है वो टाइम ज़ाया नहीं करते, माइनस स्टैंडर्ड और ज़रब स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड और ज़रब स्टैंडर्ड रेट। अच्छा, स्टैंडर्ड रेट तो हमें पता है वो $1 है, स्टैंडर्ड और कैसे पता चलेगा, बड़ा सिंपल सा तरीका है कि हमने 7700 यूनिट जो है ना वो बनाने थे, 7700, और हमारा स्टैंडर्ड और क्या है कि हमने 4 घंटे में जो है ना वो एक यूनिट बनाना है, तो 7700 ज़रब 4। ठीक है, ये मैं सारी चीजें जो है ना वो बार बार करके दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको चीजें मुश्किल ना लगे। मेरी ख्वाहिश है कि स्टूडेंट जो है ना वो जब उसको टीचर पढ़ा रहा हो तो वो चीजें सारी उसको जो है ना वो समझ आ जाए, लेकिन जिस वक्त एक दफा पढ़ा लिया हो तो फिर बच्चे को जो है ना वो चीजें अपनी प्रैक्टिस में ला करके उसको खुद उसको अच्छे से तरीके से करके अपने एग्जाम की जो है ना तैयारी मुकम्मल करनी चाहिए। तो अब ये कितना बन जाएगा, 7700 ज़रब 4 ज़रब 1, तो ये बन जाएगा 30,800, 30,800। ठीक है, अब देखें जरा, स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपने कितने पैसे खर्च करने थे, 30,800, आपने कितने पैसे खर्च कर दिए हैं, 31,750, तो इसका मतलब ये है कि आपने ओवर स्पेंडिंग की है, और ओवर स्पेंडिंग का मतलब क्या है कि आपने ये जो वेरिएंस कैलकुलेट किया है, ये वेरिएंस क्या होगा, एडवर्स होगा, और एडवर्स का मतलब क्या है, माइनस। चलें जी, यहां तक हो गया। अब हम दो वेरिएंस सिर्फ दूर हैं अपने क्वेश्चन को मुकम्मल करने के लिहाज से, एक है आपका फिक्स FOH
एक्सपेंडिचर वेरिएंस और दूसरा है फिक्स एफओएच वॉल्यूम वेरिएंस। तो चले पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। फिक्स्ड एफओएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस। अच्छा जी, फिक्स एफओएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फार्मूला क्या होगा? एक्चुअल फिक्स एफओएच जो सवाल में दिए होते हैं, एक्चुअल फिक्स एफओएच फिक्स्ड एफओएच, और मेरे ख्याल में वो अमाउंट जो है वो सवाल में दी हुई है 72,400। 72,400। आप चेक कर लें, थोड़ी सी देर बाद जो है वो क्वेश्चन को आप रिव्यू कर लिया करें, क्योंकि काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आप साथ साथ बैठ करके रिव्यू करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। और बजटेड फिक्स एफओएच, हमारे सवाल के अंदर बजटेड फिक्स एफओएच भी दिए हुए हैं। आपने क्या करना है, बजटेड फिक्स एफओएच, वो मैंने सबसे पहले वही फिगर आपके सामने रखी थी और वो है 75,000। ठीक है, तो हमारा फिक्स एफओएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस वो कितना है? 2,600 रुपये वेरिएंस है। अब आप मुझे बताएं, अब मैं बिल्कुल नहीं समझाऊं कि ये जो वेरिएंस है 2,600 रुपये, ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। तो देखें, जब एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं और एक्सपेंसेस जो हैं वो अगर कम हो रहे हैं और उसका बजट ज्यादा रखा था, इसका मतलब पैसे बच गए हैं, पैसे बच गए हैं, पैसे सेव हो गए हैं, पैसे सेव हो गए हैं, इसका मतलब प्रॉफिट में इजाफे का बायस बने, प्रॉफिट में इजाफे का बायस बने, तो फिर कौन सा वेरिएंस है? फेवरेबल वेरिएंस। मैं फिर बता देता हूँ, मेरा दिल चाह रहा होता है कि मैं आपसे पूछूं, लेकिन मैं फिर खुद ही बता देता हूँ। आपकी किस्मत है। चले जी, एक और वेरिएंस है और वो है फिक्स एफओएच वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स्ड एफओएच वॉल्यूम वेरिएंस। और आपको याद होगा फिक्स एफओएच वॉल्यूम वेरिएंस का फार्मूला क्या है? चलें, मैं ही आपको बता देता हूँ। फिक्स एफओएच वॉल्यूम वेरिएंस। हम्म। हाँ, चलें, थोड़ा सा डाटा बुक से भी कंसल्ट करते हैं। अम्म, हाँ, फिक्स एप्रोच वॉल्यूम वेरिएंस की भी फर्दर दो टाइप्स होती हैं। एक होता है फिक्स एप्रोच कैपेसिटी वेरिएंस और एक होता है फिक्स एप्रोच एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, तो हम अगर कहें कि फिक्स एप्रोच वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट कर लें, या फिर इसकी जगह पे उसकी जो दो टाइप्स हैं वो कैलकुलेट कर लें, तो फिर भी वही आप उनकी कैलकुलेशन मुकम्मल हो जाएगी। तो मैं आपके सामने बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मजीद मुझे कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा और इस तरह आपका सवाल भी मुकम्मल हो जाएगा। फिक्स एफओएच ओवरहेड वेरिएंस ये लिखा हुआ है। अब देखिए जरा, फिक्स एफओएच कैपेसिटी वेरिएंस ये कैलकुलेट करना था।
और फिक्स एफओएच कैपेसिटी वेरिएंस का फार्मूला क्या है? एक्चुअल ऑर्स वो कितने 31,750, ये सवाल में दिए हुए हैं, मल्टीप्लाई बाई एफ ओ ए आर। एफ ओ ए आर का मतलब होता है फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ये 250 कैसे आए ये मैं बता देता हूँ। ये आया है आपका, 1 घंटे का जो स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट है ना, वो है 10 रुपए। और ये जो 10 रुपए हम खर्च करेंगे ये 4 घंटों पे खर्च करेंगे, तो इसका मतलब 1 घंटे के पैसे कितने हो जाएंगे? 10 तकसीम 4। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2.5। और 2.5 क्या है आपका? एफ ओ ए आर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 31,570 को एफ ओ ए आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 78,925 आ जाएगा। और उसमें से बजटेड जो है ना वो एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे। बजटेड एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? बजटेड ऑर्स, बल्कि बजटेड यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई बजटेड ऑर्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल बजटेड और बन जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे एफ ओ ए आर से तो आंसर आ जाएगा 75,000। ठीक है, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3925। और ये 3925 हमारा क्या रहेगा? फिक्स एफओएच ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसके बाद हमने जो है ना फिक्स एफओएच एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करने, और एफिशिएंसी वेरिएंस भी कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या होगा? स्टैंडर्ड ऑर्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई एफ ओ यार। स्टैंडर्ड और क्या होगा? जितने यूनिट बनाए हैं, और एक एक यूनिट कितने में बनता है? 4 घंटों में बनता है, उसको हम 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 77,000। और उसमें से हमने एक्चुअल ऑर्स को मल्टीप्लाई करना है। एफ ओ आर से एक्चुअल आर कितने? 31,570 है, और एफ ओ आर से मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 78,925। और हमारा वेरियंस कितना आ जाएगा? 1925। अब जरा गौर से देखना है आपने कि ये जो दो वेरिएंसेस है ना, एक है फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस और दूसरा है फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, इन दोनों के आंसर्स को आपस में नेट ऑफ करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है, मींस कि एक हमारा वेरिएंस है फेवरेबल, दूसरा है एडवर्स, इनको आपस में माइनस कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा? फिक्स एफओएच वॉल्यूम वेरिएंस का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमने फिक्स एफओएच वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट कर लें या ये दो वेरिएंस कैलकुलेट कर लें और इन दोनों वेरिएंस के आंसर को नेट ऑफ कर लें, तो वो जो नेट ऑफ करने के बाद आंसर आएगा उसको हम क्या कहेंगे? फिक्स एफओएच वॉल्यूम वेरिएंस। तो चले मैं यहाँ पर आपको फिक्स एफओएच वॉल्यूम वेरिएंस, ये तो सारा डिलीट हो गया। तो चलें इसको जो है ना फिक्स एफओएच वॉल्यूम वेरिएंस जितना भी दिया हुआ है, इनको आपने जो है वो सारों को जितनी भी मैंने आइटम दी हुई थी इनको आप एडलेस कर लें। तो एडलेस करने के बाद वॉल्यूम वेरिएंस के आंसर को भी एडलेस कर लेते हैं। ठीक है, मैं थोड़ी सी कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर देता हूँ। ये है आपका 3925 -1925, तो ये आपका वेरिएंस है 2000। ठीक है, आपने वॉल्यूम वेरिएंस 2000 लेना है, और आप देखें कि आपका जो 2000 वेरिएंस है, फेवरेबल वेरिएंस जो है वो ज्यादा है, तो आप इसको जमा कर देंगे। जमा करने के बाद आपका आंसर आएगा, इन सारों को एडलेस करने के बाद आपका आंसर आएगा 39,160। ठीक है, चले, ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट है, ये जो आंसर आ रहा है ये अब आपका एक्चुअल प्रॉफिट है। अब आपने जो है वो जल्दी से एक्चुअल इनकम स्टेटमेंट बनानी है, और एक्चुअल इनकम स्टेटमेंट बनाकर देखेंगे तो आपकी एक्चुअल इनकम स्टेटमेंट भी आपका प्रॉफिट का जो आंसर देगी होगी वो भी 39,160 दे रही होगी। ठीक है, आपने उसको इसके साथ कंपेयर करना है, और कंपेयर करने के बाद पता चलेगा कि आपके दोनों आंसर टैली हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जितनी भी किस्म की वेरिएंसेस कैलकुलेट किए थे, सेल्स वेरिएंसेस, मटेरियल वेरिएंसेस, लेबर वेरिएंसेस, वेरिएबल एफओएच वेरिएंस और फिक्स एफओएच वेरिएंस, जितने भी वेरिएंस कैलकुलेट किए थे आपने सही कैलकुलेट किए थे, उसमें कोई गलती नहीं की थी। और जितने भी वेरिएंसेस हैं उनको जब इनकॉर्पोरेट किया ऑपरेटिंग स्टेटमेंट के अंदर, तो इसका आंसर जो है ऑपरेटिंग स्टेटमेंट का आंसर टैली कर गया एक्चुअल इनकम स्टेटमेंट से। तो एक्चुअल इनकम स्टेटमेंट के आंसर से टैली करने का मतलब ये कि आपने सारी की सारी वेरिएंसेस सही कैलकुलेट किए, और इसलिए उसको कहते हैं रिकंसिलिएशन ऑफ बजटेड प्रॉफिट इनटू एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक हो गया? तो अगर आप कहें तो मैं आपको एक्चुअल इनकम स्टेटमेंट बनाकर दिखा सकता हूँ। हाँ, मैं बना देता हूँ एक्चुअल इनकम स्टेटमेंट आपको बनते हैं एक्चुअल, क्योंकि एक्चुअल डाटा भी सवाल के अंदर दिया हुआ है।
ठीक है, एक्चुअल इनकम स्टेटमेंट। और ये बहुत आसान है, इतना आसान है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर एक्चुअल सेल दी हुई है, मैं लफ्ज बार बार एक्चुअल नहीं यूज करता, मैं सिर्फ यहाँ पर सेल लिख देता हूँ। चले, एक्चुअल सेल है हमारी 4,24,270। अब तो मुझे फिगर भी याद होगी, क्वेश्चन ना भी सामने हो तो भी माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल्स। मैं एक दफा फिर कह रहा हूँ कि ये बहुत आसान है, जब मैं कर लूंगा तो फिर आप कहेंगे कि यार सर से नहीं करवाना था। ठीक है, चलें कोई बात नहीं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 99,436। ये आप सवाल के अंदर देखें ना तो आपको मिल जाएगा 99,436, 89,436। फिर लेते हैं डायरेक्ट लेबर, और वो दी हुई है सवाल के अंदर 1,92,570। आप खुद भी जरा थोड़ा सा टैली कर लें, कोई फिगर छोटी मोटी, कोई फिगर में फिक्स एफ ओ एच, और फिक्स एफ ओ एच सवाल में दिए हुए हैं 30,750। 30,750, ठीक हो गया। और साथ ही इन सबको जमा करके तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल को माइनस कर दी। अब हम फिक्स एफ एच को भी ले लेते हैं, फिक्स एफ एच को भी लेते हैं। और फिक्स एफ एच एक्चुअल तौर पर कितने दिए हैं? 72,400। अब ये सारे के सारे एक्सपेंसेस को जमा कर लें, मटीरियल, लेबर, फिक्स एफ एच, वेरिएबल एफ एच, सारों को जमा कर लें तो ये टोटल बनता है आपका अ, एक- मैं कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करूँ 1 मिनट के लिए। 4,40,000 270 माइनस, ये टोटल खर्चे बनते हैं 3,85,163। 3,85,163। आप भी चेक कर लें। ये जब एक्चुअल सेल में से 3,85,163 माइनस करते हैं तो आंसर आपका आ रहा है 39,107। देखें, अब ये आंसर और जो मैंने ऑपरेटिंग स्टेटमेंट कैलकुलेट की थी उसका आंसर एक दूसरे से टैली कर गया है। इसको हम क्या लिखेंगे? एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, तो ये वाला जो एक्चुअल इनकम स्टेटमेंट का जो आंसर है और जो ऑपरेटिंग स्टेटमेंट का आंसर है, दोनों टैली कर गए हैं। तो इसका मतलब हमने सारी ऑपरेटिंग स्टेटमेंट भी सही बनाई है, हमने वेरिएंसेस भी सही कैलकुलेट किए हैं, और जितनी भी चीजें हमने पुट ऑन करनी थी वो सारी की सारी सही। तो ये था आपका ऑपरेटिंग स्टेटमेंट। और ऑपरेटिंग स्टेटमेंट को किस मेथड के जरिए बनाया है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड के जरिए बनाया है। इसमें अगर कोई आपको इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लें, ताकि जो है वो हम नेक्स्ट जो हमने ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनानी है वो मार्जिनल कॉस्टिंग के जरिए बनानी है। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनाना सिखाऊंगा, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग के जरिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।